हम लोग बात कर रहे थे आपका प्रक्रिया ये क्या अपनाई जाएगी जब धारा 152 का कंडीशनल जो ऑर्डर है वो पास किया जाएगा, उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी और किस प्रक्रिया से वो अंतिम हो जाएगा, और जब अंतिम हो जाएगा फिर उसका इन्फोर्समेंट ये कैसे कराया जाएगा, और इन्फोर्समेंट कराया जाएगा तो इन्फोर्समेंट कराने से पूर्व जो आदेश को पारित करने की प्रक्रिया है उसमें अन्वेषण, स्थानीय अन्वेषण के लिए अनुदेश ये देकर के व्यक्ति स्थानीय अन्वेषण के लिए नियुक्त किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये भी बात आई थी। अब ये सारी प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक शांति बनाए रखने के लिए ये यूं कहें कि धारा 152 की सबसेक्शन 1 जो है उसमें जो 6 स्थितियां हैं, उन 6 स्थितियों में जिस प्रकार का खतरा महसूस किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, जिस डेंजर की वजह से उसने उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करने का जो मन है वो बनाया है, वो खतरा अगर कंटिन्यू रहा उस दौरान, जिस दौरान वो पूरी जांच करेगा, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो उस खतरे के निवारण के लिए जो धारा 152 की 6 स्थितियां हैं उनमें जिस खतरे का वर्णन है, उस खतरे के निवारण के लिए अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहेगा तो आपका धारा 161 इसके अंतर्गत इंजंक्शन व्यादेश ये जारी कर सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कानून में यही है कि शब्द सुन सुनकर आपको ऐसा लगने लगता है कि शब्द का अर्थ आपको मालूम है, जबकि शब्द का अर्थ मालूम ही नहीं होता। शब्द क्या कहना चाहता है ये पता ही नहीं है। सुबह हमने चर्चा की थी संसूचना, कम्युनिकेशन, सुनते रहते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है मानो कम्युनिकेशन इसका अर्थ आपको मालूम है, आपको ऐसा लगने लगता है संसूचना शायद आप जानते हैं, जबकि उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपको मालूम ही नहीं होता। यही स्थिति यहां है। अंग्रेजी में इंजंक्शन बोल देते हैं, हिंदी व्यादेश। अब इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है कानून पढ़ने में। इंजंक्शन एक विशेष प्रकार का आदेश है जो न्यायालय द्वारा दिया जाता है, और सर्वप्रथम इसकी चर्चा जो बहुतायत से सुनी जाती है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, उसकी धारा 36 है, वो निवारक अनुतोषों की बात करती है। और आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहां पढ़ते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। और सिर्फ कहते हैं कि पढ़ते हैं, इनफैक्ट तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो वहां सबसे पहले व्यादेश शब्द ये प्रयोग होता है। तो चूंकि ये सारे इस समय नहीं बता रहे हैं, इसलिए इतना बताना प्रासंगिक होगा कि न्यायालय का एक विशेष प्रकार का आदेश जो निश्चित समय तक या न्यायालय के अगले आदेशों तक आपको किसी काम को करने से रोकने हैं या कुछ करने के लिए है, अगर दिया जाए तो उसे व्यादेश कहते हैं। यद्यपि जब एसआरए की बात करेंगे तो आपको यह बताएंगे कि कुछ करने के लिए आपको आदेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आज्ञापक व्यादेश की श्रेणी में आ जाता है, और आज्ञापक व्यादेश जहां जारी किया जाएगा वहां अस्थायी व्यादेश जारी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड, वो मौजूद नहीं है, वो विषय नहीं है। इस समय विषय डिफरेंट है, और यहां वो जो हक मिल रहा है
व्यादेश जारी करने का वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिल रहा है। और ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ दैट इंक्वायरी, जो वो धारा 152 के अंतर्गत चला रहा है, उसके अंतर्गत व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से स्वयं बीएनएसएस उसे हक दे रही है। इसलिए जो आपका यह सारे के सिद्धांत हैं व्यादेश के संबंध में, वे यहां लागू नहीं होंगे, बल्कि यहां वही लागू होगा जो बीएनएसएस कह रही है। और पूर्व में यह हक मजिस्ट्रेट के पास अंतर्गत धारा 139 सीआरपीसी दिया गया था, और अब ये 139 में तो स्थानीय अन्वेषण था, 142 सीआरपीसी में दिया गया था पूर्व में, और अब ये 161 कहता जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, और इसे कचहरी की भाषा में आप क्या जानते हैं, स्टे ऑर्डर। और ये शब्द गलत है, क्योंकि स्टे ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट बात है और व्यादेश बिल्कुल डिफरेंट बात है। इसीलिए आप सीपीसी वहां देखेंगे या सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग देखेंगे तो वहां स्टे नहीं बोलते हैं, वहां बोलते हैं टीआई, टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसकी हिंदी होगी अस्थायी व्यादेश। लेकिन आप स्टे ऑर्डर इस नाम से संबोधित करने लगते हैं, और यह बिल्कुल गलत शब्द प्रयोग है। स्टे ऑर्डर यह हमेशा सुपीरियर कोर्ट द्वारा इंफीरियर कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के लिए पारित किया जाने वाला आदेश है। न्यायालय अनेकों आदेश पारित करता है, तो सबके सब व्यादेश नहीं होते, सबके सब स्टे ऑर्डर ये भी नहीं होते। कुछ अंतर्वर्ती आदेश होते हैं, कुछ अंतिम आदेश होते हैं, कुछ व्यादेश होते हैं, कुछ व्यादेशों में भी आज्ञापक व्यादेश होते हैं, कुछ निषेधात्मक व्यादेश होते हैं, और कुछ स्थगन आदेश ये होते हैं। तो स्टे ऑर्डर ये एक विशेष प्रकार का आदेश है जो हमेशा सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के लिए पारित करेगा। जब आप रिवीजन, अपील इसमें जाते हैं तो अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट से कहते हैं कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रोक दीजिए। उन प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए जो आदेश रिवीजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट द्वारा दिया जाएगा उसी को स्टे ऑर्डर कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान कुछ करने या कुछ न करने के लिए आदेश दिया जाता है तो इसे अस्थायी व्यादेश यह कहा जाता है। और जब कार्रवाई पूरी हो जाने पर हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने से रोक दिया जाता है तो उस व्यादेश को शाश्वत व्यादेश कहा जाता है। और ये या प्रीपेचुअल इंजंक्शन ये नाम दिया जाता है। और ये जारी कहां होते हैं, ये सारे। लेकिन चूंकि ये कार्रवाइयां सिविल नेचर हैं, सिविल कार्रवाइयां नहीं है, ये सिविल नेचर कार्रवाइयां, इसलिए यहां न्यायालय को कुछ शक्तियां वैसी ही दे दी जैसे सिविल कोर्ट को है। और सिविल कोर्ट को अस्थायी व्यादेश देने की शक्ति कहां है? आदेश 39 नियम 1 व 2, नियम 1 और 2 में यह बताया गया है कि अस्थायी व्यादेश किन किन सूरतों में
सिविल कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। और आपसे अक्सर, अभी हम सीपीसी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन बात प्रासंगिक हो गई है इसलिए बता रहे हैं। आपसे अक्सर यह पूछा जाता है कि अस्थायी व्यादेश, इसका पालन वो व्यक्ति न करे जिसे व्यादिष्ट किया गया है, तो क्या परिणाम होगा? तो आप बिल्कुल आम आदमी की तरह जवाब देते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसकी कार्रवाई चलेगी। नहीं चलेगी, क्योंकि अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा के क्या परिणाम होंगे, यह आदेश 39 नियम 2A इसमें लिखा है। और जब किसी भी स्थिति के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन मिलेगा, तो उस स्थिति के उत्पन्न होने पर वही प्रोविजन काम आएगा। ये इस दशा पर अभी बात करेंगे हम। तब भी जब धारा 144 जो पूर्व की है और जो अब 144 की जगह किसी अन्य सेक्शन में आ गई है, उस पर बात करेंगे, तो फिर इस बात पर बात होगी। आपने सुना है, यह सुना होगा कि कर्फ्यू लगाया जाता है। तो कर्फ्यू कौन से सेक्शन में लगता है, कैसे लग जाता है? क्या बिना कानून लग जाता है? बिना कानून तो हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो भी जो पूर्व की धारा 144 है उसी में लगता है। कैसे लगता है, किन आधारों पर लगता है, उस धारा 144 में कौन से शब्द हैं जिनके आधार पर वो लग सकता है, ये अभी देखेंगे। और आपने सुना होगा कि पूर्व में सरकारें कर्फ्यू लगाती थी और साथ में एक आदेश देती थी कि देखते ही गोली मार दी जाएगी, शूट एट साइट। मामला गुजरात हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और यह कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप कर्फ्यू कहां लगाते हैं? धारा 144 सीआरपीसी में, और धारा 144 सीआरपीसी में आपने कर्फ्यू लगाया, आपने शूट एट साइट का आदेश दिया। इसका मतलब धारा 144 में आपने जो कर्फ्यू लगाया है उसका वायलेशन कोई करेगा और घर से बाहर आएगा तो आप उसे गोली मार देंगे, ऐसा आपका कहना है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो प्रकारांतर से क्या माना जाएगा कि आप कर्फ्यू के लिए दंड दे रहे हैं, यही तो माना जाएगा। इसके अलावा तो कोई बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि आप कोई भी काम अगर बिना बोले करोगे तो वो काम आपने नहीं किया, ये थोड़ा मान लिया जाएगा। आप हमें मारो और ये कहो हम आपकी पूजा कर रहे हैं, तो ये तो नहीं माना जा सकता कि आप पूजा कर रहे हैं। वो काम तत्व में जो कुछ है माना तो वही जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि आप अगर शूट एट साइट का ऑर्डर दे रहे हैं, इसका अर्थ यह निकला कि आप कर्फ्यू के वायलेशन के लिए पनिश कर रहे हैं आदमी को। तो दो बातें गलत हो गई। एक, दंड देने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है। आप दंड देने के लिए व्यक्ति को पकड़कर न्याय के समक्ष उपस्थित कर सकते हैं, विचारणा चलाने की मांग यह कर सकते हैं। आप दंड नहीं दे सकते, तो पहली बात तो यहीं से गलत हो गई। दूसरी बात, अनुच्छेद 20 यह कहता है एक कार्य के लिए दोबारा दंड नहीं मिलेगा। और जब हम लोग धारा 144 देखेंगे तो वहां क्या लिखा है कि अगर धारा 144 का उल्लंघन किया तो दंड कहां मिलेगा? 188 आईपीसी जो पूर्व की है, जो अब कितनी हो गई? 223 बीएनएस, उसमें मिलेगा।
तो ये तो दोहरा दंड हो गया भाई, ये तो दोहरा दंड हो गया। और तीसरी बात कि आप किसी का जीवन ये तभी ले सकते हैं जब कानून आपको इसकी अनुमति देता हो, और कानून की प्रक्रिया से ले सकते हैं। और वो कानून और उसकी प्रक्रिया दोनों कैसी होनी चाहिए? युक्ति संगत। उसे क्या होना चाहिए? आपका सुविधि इस डेफिनेशन में आना चाहिए, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 21 की व्याख्या है। तो ये तो दोनों ही बातें नहीं है भाई। उसने कर्फ्यू का वायलेशन किया तो कर्फ्यू के वायलेशन के लिए मृत्युदंड, ये तो दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगा, ठीक है। ये एक सिंपल ऑर्डर जिसे शांति बनाए रखने के लिए दिया गया। 144 किन किन दशाओं में, ठीक है, लगाई जा सकती है, उसकी चर्चा अभी करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि 144 मोटे मोटे में यह कहा जा सकता है कि शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती, यद्यपि पूर्णतः कानूनी तौर पर यह बात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे में समझने के लिए यह कहा जा सकता है। तो अगर कोई अशांति पैदा कर रहा है तो आप उसे मार डालेंगे, टीप मारने की सजा फांसी हो गई। आखिर दंड और कृत्य, इसके बीच कोई अनुपात ये होगा या नहीं होगा? तो इसलिए यह नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर हमारा जो कहना है कि आप चीजों के अर्थ अपने हिसाब से समझते रहते हैं, जबकि चीजों के वे अर्थ बिल्कुल नहीं होते हैं। तो यहां कहता है कि व्यादेश दिया जा सकेगा। कब तक? जांच के लंबित रहने तक। कहता जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। यदि धारा 152 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, ऐसा समझता है, यह हर मामले में वो समझे जरूरी तो नहीं है, ठीक है ना। यह हर मामले में समझे बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर समझता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। वहां सीपीसी में जब देगा तो कहां देगा? आदेश 39 नियम 1 व 2 में। वो कार्यवाही है नहीं है, क्योंकि सीपीसी तब लागू होगी जब संपत्ति संबंधी या पद संबंधी मामला है, यह सिविल न्यायालय के द्वारा विचारित किया जा रहा हो, और मामला सिविल न्यायालय द्वारा विचारित हो, तब अस्थायी व्यादेश आपका आदेश 39 नियम 1 व 2 उनमें वर्णित परिस्थितियों में जारी किया जा सकेगा। और अगर आपने अवज्ञा की तो 2A, ना कि आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, क्योंकि आपको धारा 144 का उदाहरण से हमने बताया कि कोर्ट का क्या कहना कि जब धारा 188 आईपीसी उसकी रेमेडी उपलब्ध है, जब धारा 188 आईपीसी यह कहती है कि किसी लोक सेवक ने अगर विधि की प्रक्रिया से किसी भी आदेश को प्रख्यापित किया, मीनिंग देयर बाय डिक्लेयर किया, और आप उस आदेश का पालन करते हैं, तो आप धारा 188 जो कि वर्तमान में 223 है उसमें वर्णित शास्ति के भागी होंगे। वहां जो पेनाल्टी है वो इंपोज की जाएगी। तो आप कर्फ्यू के आदेश का वायलेशन करने पर किसी को मृत्युदंड या शूट एट साइट ये दे ही कैसे सकते हो? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो दो बातों के आधार पर गलत। एक तो दोहरा दंड, आप मृत्युदंड भी दे रहा है, और 188 में वर्णित शास्ति ये भी दे रहा है।
21 के आधार पर भी गलत, क्योंकि यहां कृत्य और दंड इसमें कोई अनुपात दिखाई नहीं देता। और तीसरी बात कि जब स्पेसिफिक सिचुएशन है और उसके लिए स्पेसिफिक पेनाल्टी है, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में आप स्पेसिफिक पेनाल्टी के अलावा कोई और पेनाल्टी ला कैसे सकते हो? तो बात ही गलत हो गई। इसलिए आपका यह उत्तर हमेशा गलत होता है और आप ये गलत उत्तर देकर बड़ी खुशी खुशी घर आते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर उसे सही में काउंट भी कर लेते हैं। और जो ठीक पढ़ने वाला होता है वो एक बार आपसे कहता है कि गलत है, लेकिन आप तो मानने को ही तैयार नहीं होते हैं और बहुमत में आप ही के जैसे होते हैं। और 4-6 जो जनता के व्यक्ति खड़े होते हैं वो भी आपकी हंसी, उसकी हंसी बनाते हुए आप ही के समर्थन में होते हैं। क्या रे, न्यायालय के आदेश का वायलेशन है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही तो हुआ। तो वो आपको आपकी नियति के साथ छोड़कर चुपचाप चला जाता है और जब रिजल्ट आता है तो आपका डिब्बा गोल मिलता है, क्योंकि बात ही गलत थी आपकी। जब बताया गया कि अगर आदेश 39 नियम 1 व 2 इसके अंतर्गत अस्थायी व्यादेश यह न्यायालय के द्वारा दिया गया, व्यादेश मीनिंग देयर बाय एक विशेष प्रकार का आदेश जिसके माध्यम से वाद की लंबितावस्था में, यानी वाद के लंबित रहने के दौरान व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए कहा गया, उसने उसे नहीं माना तो सीपीसी स्वयं बताती है कि क्या होगा। आदेश 39 नियम 2A इसमें वर्णित परिणाम ये होंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बचे ही कहां? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मतलब क्या बचा? इसका मतलब यह हुआ कि अगर अस्थायी व्यादेश का अपालन है तो 2A का परिणाम होगा और शेष अगर न्यायालय के आदेश का विलफुल डिसओबीडियंस है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा, क्योंकि वो कैसी है, जनरल रेमेडी है और ये स्पेसिफिक रेमेडी हुई, इसलिए इसे इस दशा में लागू किया जाएगा। ऐसे यहां अस्थायी व्यादेश जो दे रहे हैं वो आदेश 39 नियम 1-2 में दे ही नहीं रहे, इसलिए यहां 2A का परिणाम नहीं होगा, ठीक है ना। यहां अस्थायी व्यादेश कहां आ रहा है? बीएनएसएस में, और वहां कहां आता है? ये सारे प्लस सीपीसी, ठीक है। वहां कहां है? ये सारे प्लस सीपीसी, ये सारे डिफाइन करता है कि अस्थायी व्यादेश क्या है और सीपीसी प्रक्रिया देती है कि कब जारी होंगे, भंग का क्या परिणाम होगा। लेकिन यहां अस्थायी व्यादेश कहां जारी हो रहा? बीएनएसएस में, इसलिए यहां परिणाम जो होगा वो आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता उसमें ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यह क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी व्यादेश है और क्रिमिनल कोर्ट पर सीपीसी लागू नहीं होगी। क्रिमिनल कोर्ट की प्रक्रिया चलाने के लिए जो प्रक्रिया विधि बनी है, उस प्रक्रिया विधि में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक ही सारी स्थितियां चलेंगी। अगर मामला सीपीसी का होता तो आदेश 39 नियम 1 व 2 बताता कि अस्थायी व्यादेश किन सूरतों में जारी होगा, लेकिन चूंकि मामला 152 का है और 152 कहां है? बीएनएसएस में, इसलिए 161 बताएगा कि किन दशाओं में अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। और दशाएं कौन सी उसने बताई कि यदि धारा 152 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे
यह गंभीर किस्म की, खाली हानि नहीं, गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने आवश्यक है। दिस इज द सिचुएशन। यानी आदेश 39 नियम 1 व 2 में कुछ भी लिखा हो, उस वक्त लेना ही देना नहीं। यहां तो सिर्फ एक ग्राउंड है कि जनता को आसन्न किसी गंभीर खतरे का तुरंत निवारण यह होना जरूरी है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो वो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा भी आदेश देगा। आदेश कौन सा? सशर्त, जो 152 में जारी हुआ था, वो कंडीशनल ऑर्डर, जिसको क्या किया गया था? आदेश दिया गया था, उसको व्यादेश देगा। ठीक है, कैसा व्यादेश? जैसा उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। ऐसा किसी विशेष तरीके का व्यादेश ये बताया नहीं उन्होंने। अगर सीपीसी होती है तो हो सकता है मैंडेटरी इंजंक्शन जारी ना हो पाता, यानी कुछ करने का आदेश हो सकता दिया ही ना जाता। ठीक है, केवल निषेधाज्ञा कि तुम ये नहीं करोगे, इस ढंग का आदेश केवल दिया जाता। यह मौके पर यथास्थिति बनी रहे, यह आदेश दिया जाता। और यहां ज्यादा बड़ी ताकत दी है, ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे। इसका मतलब वो ये भी कह सकता है कि आप अमुक काम करेंगे या अमुक काम नहीं करेंगे, दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा व्यादेश देगा जैसा स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित है। सबसेक्शन 2 कहता है यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है, व्यतिक्रम यानी देरी की जाती है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। क्योंकि मामला आपातिक है और यह व्यक्ति व्यतिक्रम कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को यह ताकत रहेगी कि वो स्वयं मामले से निपटने के लिए कार्रवाई कर सकता है या कार्रवाई करवा भी सकता है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 आ गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न आएगा। इसका मतलब यह नहीं निकला कि मजिस्ट्रेट के द्वारा इस धारा के अंतर्गत की गई कार्रवाई के लिए कोई वाद नहीं आएगा, यह नहीं निकला। यह निकला कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए, और सद्भाव तभी मानेंगे जब आपने कार्रवाई सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी के साथ की हो। और सम्यक सतर्कता या सम्यक सावधानी से काम हुआ या नहीं, यह जांच का विषय है। आपको बाधा हटाने के लिए एक कमरा हटाना था, अगर आप लेबर से तोड़वाते तो सिर्फ कमरा ये जाता, आपने बुलडोजर चलवा दिया कमरे पर, जिससे पूरे मकान की नींवें हिल गई और पूरा मकान गिर पड़ा, तो आपकी कार्रवाई सद्भाव पूर्वक तो नहीं कही जा सकती। आपको अनाउंस कराना चाहिए था, पड़ोस में बच्चों का स्कूल था, बच्चों की आदत होती है शैतानी करना, उनसे उतनी सावधानी की अपेक्षा नहीं की जा सकती जितनी सावधानी की अपेक्षा आपसे या बड़े से की जाएगी। बच्चों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए जितना जरूरी था वो आपने नहीं किया। बच्चे आपसे डरेंगे भी नहीं, ये भी तय है, लेकिन बच्चे अपने टीचर से डरते हैं। आपको किसी टीचर को बुलाना चाहिए था, उसे खड़ा करते आप। आपसे नहीं डरेंगे, वो हो सकता है आपसे डरे ही ना, ठीक है, लेकिन अगर उनके टीचर को बुलाओगे, ठीक है, तो वो जरूर डरेंगे। ऐसा होता है कि किसी एक बार
हमने देखा था जीएफ कॉलेज ग्राउंड पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जीएफ कॉलेज प्रशासन, जो वहां के टीचर्स थे, टीचर के पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं होती, ठीक है। उनका और किसी अन्य का होता है ना कि प्रशासन का और कर्मचारियों का मैच होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जगह हो गए, बच्चे तो बच्चे ही होते, उनने इनसे कहा निकल लो, नहीं तुम खेलोगे नहीं। अब इन्होंने पुलिस बुलाई है, तो इन्हीं के प्रिंसिपल ने कहा कि अरे भाई इन बच्चों के टीचर को बुला लो, जो सेंट पॉल के होंगे या अड़ोस पड़ोस के कहीं के होंगे, इनके टीचर को बुलाओ, अभी वो हटा देगा। इसमें पुलिस जैसी क्या बात हो रही है? इसमें पुलिस जैसी कोई बात ही नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चों की तरह निपटा जाएगा। तो आपको सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी वो लेनी चाहिए। और आपने सम्यक सतर्कता या सम्यक सावधानी ली या नहीं, ये तथ्यों का विश्लेषण करने से पता लगेगा। और अगर आपने सम्यक सतर्कता या सम्यक सावधानी ली है तो यह माना जाएगा कि आपने काम सद्भाव पूर्वक किया है, और तब इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन अगर सद्भाव पूर्वक नहीं है तो चलेगी, ठीक है। तो आपका अस्थायी आदेश। अब एक बार 152 सबसेक्शन 1 में आदेश कर दिया गया, कंडीशनल ऑर्डर, पूरी जांच हुई, सब कुछ हुआ, और अंततः आदेश अंतिम हो गया। कहां? या तो धारा 155 में और या धारा 157 में। पूर्व में या तो धारा 136 में या 138 में। आपने स्वयं पालन कर लिया, बहुत अच्छा। आप नहीं करेंगे पालन तो पूर्व में धारा 141 और वर्तमान में 160 आपसे पालन करा लेंगे। आपसे पालन करा लिया गया, लेकिन आप ढीठ निकले। एक बार तो करा लिया आपने, दोबारा फिर वही काम करके रख दिया। भाई एक बार हम करा लेंगे तो दोबारा आपके हाथ बंध तो जाएंगे नहीं। आपने दोबारा फिर वही करके रख दिया जो पहले आपको रोका गया है, और कोई कानूनी स्थितियों में बदलाव हुआ नहीं। तो अब क्या किया जाए? अब क्या दोबारा फिर सारी कार्रवाई चलाई जाए? भाई एक तरीका तो यह है कि दोबारा फिर सारी कार्रवाई चलाओ, और अगर कार्रवाई फिर से चलाए हैं तो उसमें लोक धन और लोक समय दोनों का अपव्यय ये हो रहा है, और तुम तो तिबारा भी शुरू कर दोगे, तुम तो जिंदगी यही करते रहोगे। इसलिए एक सेक्शन अलग से बनाया, जो पूर्व में कितना था 143, और अब कितना है आपका 162। कहता है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध ये कर सकता है, ठीक है ना। और लोक न्यूसेंस वो तो थी जिसका प्रतिषेध आपको किया गया था। तो कहता है कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपायुक्त, ये उपायुक्त शब्द नया आ गया, पहले की सीआरपीसी में ये नहीं है, किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस को न तो उसकी पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे। अब यहां चीजों को इतना विस्तृत कर दिया कि इसमें 152 में जिसके बाबत आदेश दिया गया था वो भी आ गया, और लोक न्यूसेंस के सारे मामले आ गए, ठीक है। किसी भी प्रकार का लोक न्यूसेंस हो, ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति आप नहीं करेंगे।
यानी एक बार इंक्रोचमेंट हटाया जो कि लोकमार्ग, नदी या जलसरणी पर नहीं था, ठीक है, दोबारा आप फिर कर रहे हैं तो 143 और अब 162 इसमें रोका जा सकता है। यानी जितने प्रकार की न्यूसेंस हो सकती है, सारी की सारी न्यूसेंस कब की जो पुनरावृत्ति है उसे यहां रोका जा सकता है, और आपसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि आप इन्हें चालू भी नहीं रखेंगे। दोनों बातें हो सकती हैं, और इसमें पूर्व का जो आदेश है जो अंतिम हो चुका है वो भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी पुनरावृत्ति आप कर रहे हो तो 143 या 162 में आपको रोक देंगे। इसकी ताकत यहां मिल रही है, तो एक कंप्लीट बात रखी गई। अब सेक्शन 163 जो पूर्व की धारा 144 है, क्या कह रहा है? कहता है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। अब उसने अर्जेंट मामला इसकी बात की है, और जब इस सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे यहां मजिस्ट्रेट क्या करेगा। यहां मजिस्ट्रेट दो प्रकार के आदेश देगा। एक, वो व्यक्ति से कहेगा कि तुम अमुक काम नहीं करोगे, ये नहीं कहेगा अमुक काम करोगे, ये नहीं, वो सिर्फ इतना कहेगा कि अमुक काम नहीं करोगे। या फिर यह कहेगा कि आप अपने कब्जे की संपत्ति की या अपने नियंत्रण की, आप अपने स्वामित्व की या अपने नियंत्रण की जो संपत्ति है उसकी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था ये करोगे। विशेष प्रकार की व्यवस्था मीनिंग देयर बाय जैसी हम बताएंगे वैसी करोगे। और ऐसा वो कब करेगा? जबकि उसका ये विश्वास हो कि अगर हम ऐसा करवाएं, कैसा कि आपको किसी काम को करने से रोक दें, और या फिर आपके स्वामित्व की या आपके नियंत्रण की जो संपत्ति है उसकी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करवा दें, तो इससे हम वे लोग जो किसी लोक सेवा में विधि पूर्वक नियोजित हैं या सामान्य मानवों के जीवन, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा या लोक शांति को यदि कोई क्षति, बाधा या क्षोभ हो सकता हो तो उसका निवारण करने में सफल हो जाएंगे। या फिर उस मजिस्ट्रेट का यह विश्वास है कि अगर हम आपको अपने स्वामित्व की या अपने कब्जे की संपत्ति की विशेष प्रकार की व्यवस्था करने के लिए कहें हैं, या फिर आपको कुछ प्रकार के कामों से दूर रहने के लिए आदेशित करने हैं, तो किसी बलवे का या दंगे का निवारण हो जाएगा। तो मजिस्ट्रेट इस धारा के अंतर्गत यह आदेश दे सकता है कि आप अपने कब्जे की जो संपत्ति है उसकी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करेंगे या अमुक काम नहीं करेंगे। और इसे धारा 144 के अंतर्गत आदेश का जारी किया जाना यह कहा जाता है। हमने पूर्व के सेक्शन का नाम लिया है, अब सेक्शन का नाम धारा 163 ये हो गया है। अब यह आदेश किया गया तो कानून का सामान्य सिद्धांत कि व्यक्ति को बिना सुने उसे कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां मामला कैसा? अर्जेंट है, अर्जेंट है। इसलिए दोनों प्रकार की प्रक्रिया यहां रखी गई है। यह आदेश मजिस्ट्रेट जब देगा तो सबसे पहली चीज मजिस्ट्रेट को यह आदेश देने की ताकत कब मिल रही है? जबकि उसका यह विश्वास है। कौन सा विश्वास है? कि अगर वो आपको कुछ करने से रोक दे
या आपके कब्जे की जो संपत्ति है उसकी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था, इसे करने का निर्देश दे दे, तो वे लोग जो लोक सेवाओं में विधिपूर्वक नियोजित हैं, यह मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य और मानव सुरक्षा, यह लोक प्रशांति को मौजूद अर्जेंट क्षति, बाधा या क्षोभ, इसका निवारण कर देगा, और या अपने इस आदेश से किसी बलवे या दंगे का निवारण कर देगा, यह उसका विश्वास है। तब वो इस धारा के अंतर्गत काम करने के लिए सशक्त है। तो उसका यह विश्वास क्यों है, उसे अपने विश्वास के आधार बताने होंगे, क्योंकि आपका मन नहीं है कि आप किसी को उसके कब्जे या नियंत्रण की जो संपत्ति है उसकी विशेष प्रकार की व्यवस्था ये करने का निर्देश दे दो। ये उसके विधिक अधिकारों के खिलाफ है। मेरे कब्जे की जो संपत्ति है, मेरे नियंत्रण की जो संपत्ति है, मेरे स्वामित्व में जो संपत्ति है, उसे हर प्रकार से कानून की बाउंड्री में रहते हुए उपभोग करने का और उसकी व्यवस्था करने का हमें पूर्ण अधिकार है। और आप मेरे इस विधिक अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हो। आप कहते हो कि चुनाव आ रहा है, इसलिए अपना रिवॉल्वर थाने में जमा कर दीजिए। क्यों कर दें, काय कर दें? अपना रिवॉल्वर अपने पास रखना यह मेरा कानूनी हक है। और या तो आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर हमें अपने कब्जे की या अपने स्वामित्व की विशेष प्रकार की व्यवस्था करने का निर्देश देंगे तो आप जो विधिपूर्वक नियोजित लोग हैं, या मानव स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा, या मानव जीवन को, या बलवे इनको, या लोक प्रशांति को जो खतरा मौजूद है उसका निवारण करेंगे। या तो आपको यह विश्वास होना चाहिए, और या आपको यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसे आदेश से आप बलवे या दंगे का निवारण करेंगे। आप तभी तो कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे कर देंगे? और जब मेरा कोई ऐसा पूर्व का इतिहास नहीं है तो आप भाई हमारे कब्जे की जो संपत्ति है या मेरे स्वामित्व की जो संपत्ति है उसका एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करने का निर्देश ये हमें कैसे दे सकते हो? उदाहरण देकर हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई करने का मजिस्ट्रेट को निर्बाध अधिकार हो, ये नहीं है। उसका ये विश्वास है, यानी कंडीशन प्रेसिडेंट है। हमने आपसे बार बार कहा कि जब आप कानून पढ़ें तो उसे पढ़ने का तरीका यही होता है कि कानून जो ताकत दे रहा है वो किस सिचुएशन में दे रहा है, किस शर्त की पूर्ति पर दे रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर कुछ किया गया है तो सबसे पहले एज ए एडवोकेट या एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपका ध्यान उसी शर्त पर जाना चाहिए जिस शर्त की पूर्ति के आधार पर सेक्शन द्वारा प्रदत्त शक्ति प्राधिकारी को मिली है। 144 की ताकत आपको मिल कब रही है? जबकि आपका यह विश्वास है। तो आप खाली कह नहीं देंगे कि मेरा यह विश्वास है। यह गंभीर मामला है। आप व्यक्ति को उसके स्वामित्व की या उसके कब्जे की संपत्ति की एक विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दे रहे हो, जबकि अपने स्वामित्व की या अपने कब्जे की संपत्ति उसकी व्यवस्था करने का उसका कानूनी हक है। वो जैसी चाहे व्यवस्था करे, बस उसे कानून की सीमा में रहना होगा। तो जब वो कानून की सीमा में है
तो आप उसे विशेष व्यवस्था करने का निर्देश आखिर कैसे दे दोगे? और चलो, अगर आपको लोक प्रशांति को जो अर्जेंट खतरा पैदा हुआ है उसमें यह हक दे भी दिया जाए, तो चूंकि यह व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध है, व्यक्ति के सामान्य अधिकारों के विरुद्ध, इसलिए इसका निर्बाध अधिकार आपको नहीं मिल सकता। आपको अपने विश्वास के कारण ये बताने होंगे, और बेहतर यह होगा कि आप 144 का आदेश जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध देना चाहते हो उन्हें सुनवाई का अवसर दो। लेकिन यह भी हो सकता है कि मामला इतना अर्जेंट हो कि उन लोगों को सुनवाई का अवसर देना संभव ना हो। तो आप 144 का आदेश एक पक्षीय तौर पर भी जारी कर सकते हो, और आज तक हमने तो देखा नहीं 24 साल की वकालत में कि किसी को सुनकर उसके खिलाफ 144 का आदेश दिया गया हो। आज तक हमेशा एक पक्षीय रूप से ही 144 और वर्तमान में 163 इसका आदेश जारी होता है। अखबार में ही आता है कि 144 लगा दी गई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक्स पार्टी ऑर्डर भी जारी कर रहे हो तो उसमें अपने विश्वास के कारण आपको बताने होंगे, क्योंकि यह प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह न्यायिक आदेश है। और आगे अभी सेक्शन हम देखेंगे, इसका पुनरीक्षण, इसका रिवीजन यह भी हो सकता है, और हमने किया है रिवीजन फाइल, क्योंकि यहां एक कॉलेज का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कॉलेज का नाम लेने से उस कॉलेज की बदनामी होती है। यहां एक कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों ने किन्हीं टीचरों के साथ कोई अभद्रता की है। टीचरों ने उनके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हो सकते थे वो लिखाए। अब अभद्रता का दंड उन्हें क्रिमिनल कोड देगा, अगर देगा तो। इसी बीच शिक्षकों ने जिला प्रशासन से मिलकर उन विद्यार्थियों के विरुद्ध धारा 144 ये लागू करा दी, क्योंकि धारा 144 किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू हो सकती है और अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू हो सकती है। उन दशाओं में, जिन दशाओं में मजिस्ट्रेट का यह विश्वास हो कि अगर वो इस प्रकार का आदेश व्यक्ति को दे जिसके माध्यम से वो उस व्यक्ति को कुछ करने से रोके, कुछ करने से रोके, कुछ करने का आदेश नहीं दे सकता, कुछ करने से रोकने का आदेश दे सकता है, या अपने कब्जे की जो संपत्ति है उसकी विशेष व्यवस्था करने का निर्देश अगर वो दे दे तो क्या करेगा? किसी बलवे या दंगे का निवारण करेगा, विधि पूर्वक नियोजित व्यक्तियों, ठीक है, उनको क्षतिबाधा क्षोभ का निवारण करेगा। यह मानव जीवन को, यह मानव स्वास्थ्य को, या मानव सुरक्षा को जो संकट पैदा हो रहा है उसका निवारण करेगा। यह लोक प्रशांति, इसके भंग होने की जो संभावना है इसका निवारण करेगा। तो वो ये आदेश दे सकता है। अब इन्होंने 144 लागू करा दी। अब सवाल है, वो विद्यार्थी जा ही नहीं सकते कॉलेज, जाएंगे तो दोषी हैं, ठीक है, तत्काल गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तारी में उन्हें दंड कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये दीगर बात है। अब इसी बीच एग्जाम आ गया। अब एग्जाम में अगर वो वहां नहीं जाएंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, और जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे, ठीक है। तो इस दशा में रिवीजन ही एकमात्र विकल्प है। भाई पुनरीक्षण होना चाहिए कि क्या यह आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा ठीक प्रकार से विश्वास धारित करके जारी किया गया है। क्या वाकई सिचुएशन ऐसी है, क्या वाकई सिचुएशन इतनी अर्जेंट है कि इस सेक्शन के अंतर्गत
कार्यवाही की जानी चाहिए और कार्यवाही एक्स पार्टी, ठीक है, यानी एक पक्षीय रूप से की जानी चाहिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों को तो सुना भी नहीं गया। क्या ये ठीक है? तो रिवीजन हम ही ने फाइल किया, पुनरीक्षण हो सकता है। आप देखेंगे अभी 144 या 163 के सेक्शंस आएंगे, इनमें पुनरीक्षण होगा। और चूंकि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, इसलिए आप अपने विश्वास के कारण बताएंगे क्यों किया आपने यह आदेश। और आपने देखा होगा, अब जब चुनाव चलता तो वकीलों के लाइसेंस नहीं जमा होते। क्यों? वकील एक जागरूक कौम है, तभी तो हम बार बार कहते हैं कि वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की क्या जरूरत। ये तो दुनिया की सबसे निर्भीक कौम है और हमें गर्व है कि हमें किसी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत नहीं है। हमें वैसे मालूम है हमें क्या करना है। इसी सेक्शन में उन्होंने रिवीजन फाइल किया है कोर्ट में कि कैसे कर सकते हैं आदेश कि हम अपने लाइसेंस जमा करें। क्यों करें? ये अपने विश्वास के आधार बताएं, क्यों इन्हें ऐसा लगता है। भाई आपका विश्वास क्यों है, अपने विश्वास के आधार तो आप बताएंगे। और फिर एक पक्षीय आदेश क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास टाइम है तो आप संबंधित व्यक्तियों को सुनो। भाई प्रक्रिया दो दी गई, आप एक पक्षीय रूप से भी कर सकते हो और सुनकर भी कर सकते हो। तो अगर सुनना संभव है तो सुनिए और फिर करिए, अगर सुनना असंभव है तो एक पक्षीय करिए। अच्छा, फिर आप सामान्य आदेश अगर जरूरत है तो करो कि जिसके पास लाइसेंस है सब जमा करें। अदरवाइज अगर सामान्य आदेश की जरूरत नहीं है तो आप क्लासिफाई करो कि भाई जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं वे जमा करेंगे। कुछ तो आप डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करो। ये तो ऐसे दिखाई देता है कि शक्ति का दुरुपयोग है, ठीक है ना। तो जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 144 या 163 इसका आदेश किन दशाओं में होगा। तो यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। और खूब समझ लें, ये हम फालतू आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। खूब इसे समझ लीजिए, कानून एक बार समझा जाता है और पूरी क्लियरिटी के साथ समझा जाता है, पूरे कॉन्सेप्शन के साथ समझा जाता है। और एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए बात खत्म हो जाती है। और ये मेंस में लिखने को आते हैं 10-10, 20-20 नंबर में। आप एपीओ के उठा लीजिएगा पेपर, और इसीलिए आते हैं क्योंकि आप इसे रटकर याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप सब सेक्शन वाइज इसे रटने की कोशिश करें नहीं होगा। और अगर इसे समझा जाए तो बड़ा आसान है कि कौन कर सकता है। तो जिला मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि शांति और व्यवस्था के लिए वे ही उत्तरदायी हैं। कब कर सकते हैं? जबकि न्यूसेंस का अर्जेंट मामला है। पीछे जो न्यूसेंस थी वो लोक न्यूसेंस थी, लेकिन अर्जेंट मामला नहीं था, लोक न्यूसेंस थी, ठीक है ना। अब लोक न्यूसेंस के विशेष मामले हैं। और कौन से विशेष मामले हैं? कि जब ऐसा लगता है कि जो लोग विधिपूर्वक नियोजित हैं, विधिपूर्वक नियोजित हैं अपना काम करने के लिए, उन्हें क्षति बाधा क्षोभ का निवारण करने के लिए, किसी बलवे या दंगे का निवारण करने के लिए, मानव जीवन को या मानव स्वास्थ्य को या मानव सुरक्षा को संकट से बचाने के लिए या लोक प्रशांति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोक दिया जाए या उसे आदेश दिया जाए कि वह अपने कब्जे की संपत्ति की विशेष प्रकार की व्यवस्था करे। यहां आपको यह ध्यान रखना होगा
कि जिस व्यक्ति को आदेशित किया जा रहा है इसने कुछ किया नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है। इवन संपत्ति पर जो उसका कब्जा और स्वामित्व है वो भी विधिपूर्ण है, और आप उससे कह रहे हो कि वो विशेष प्रकार की व्यवस्था करे, तो उसके जो कानूनी हक हैं उसके विरोध में जा रही है आपकी मांग। ठीक है ना, ये उसका कानूनी हक है। आप ये कहते हो कि वो कुछ न करे, क्यों न करे? अगर कोई कानून नहीं है उसे वैसा करने से रोकने के लिए, तो आप क्यों रोक रहे हो? और अगर रोक रहे हो तो फिर कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिसे जस्टिफाइड कहा जा सके। नो डाउट ये कारण जस्टिफाइड है कि विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को काम करने से जो क्षति बाधा क्षोभ हो सकती है उसके निवारण के लिए आपको रोक दिया जाए। ठीक है, किया जा सकता है। जब कोरोना चला था तो आपसे जो कहा गया था मास्क लगाइए, वो 144 में कहा गया था। ठीक है, 144 में आपसे कहा गया था कि आप मास्क लगाएंगे, क्योंकि मानव स्वास्थ्य को अगर कोई संकट है तो आपसे क्या कहा जा सकता है कि आप अमुक काम नहीं करेंगे। आपसे यह कहा गया था कि आप मास्क बिना नहीं निकलेंगे, ये कहा गया था। ये नहीं कहा गया था मास्क लगाएंगे, क्योंकि ये कहा ही नहीं जा सकता। आपको कुछ करने से रोका जा सकता है। अगर मौत स्केल पर बलवा या दंगा होने लगे तो क्या कहते, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगा दिया मीनिंग भाई घोषणा होती कि आप घर पे रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उससे बलवे या दंगे का निवारण होगा। मानव जीवन और मानव सुरक्षा को जो संकट पैदा हुआ है उसका निवारण होगा। जो विधिपूर्वक नियोजित लोग हैं, पुलिस विधिपूर्वक नियोजित है, भाई पुलिस तो विधिपूर्वक नियोजित है, और आप बाहर निकलेंगे। अब आप निर्दोष हैं, लेकिन हम दंगाई से आपको अलग कैसे करें? भाई कैसे अलग करें? उसके भी माथे पर कुछ नहीं लिखा और आपके माथे पर भी कुछ नहीं लिखा, तो उनसे तो हम निपट लेंगे। आप तो घर में रहें, ठीक है, आप घर में रहेंगे तो जो विधिपूर्वक नियोजित लोग हैं उन्हें क्षति बाधा और क्षोभ इसका निवारण होगा। ठीक है ना? तो ये एक जुडिशियल ऑर्डर है जो आपको करने की ताकत दी गई है स्पेसिफिक सिचुएशंस में, और स्पेसिफिक सिचुएशन में जब ऑर्डर करने की ताकत दी गई तो मामला इतना अर्जेंट भी हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि प्रभावित व्यक्ति को सुनकर ही आप ये आदेश करोगे तो फिर ये आदेश ही व्यर्थ हो जाए। स्थिति यह भी हो सकती है। और फिर अगर प्रक्रिया वैसी ही बना दी कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो फिर आखिर ठीक है अधिकार देने का लाभ भी क्या है? इसलिए प्रक्रिया ऐसी नहीं रखी जा सकती। इसलिए यहां लिखा है कि एक पक्षीय तौर पर भी यह आदेश जारी हो सकता है, और एक पक्षी तौर पर आप जारी करें। लेकिन अगर एक पक्षी तौर पर आप जारी कर रहे हो तो उस आदेश में अपने विश्वास के कारणों का खुलासा करें। क्यों है आपको ऐसा विश्वास? और अगर नहीं करते तो यह आदेश गलत है। यह प्रशासनिक ताकत का उपयोग नहीं है, यह व्यक्ति को उसके अधिकारों के एंजॉयमेंट से रोकने का मामला है, और जिसे केवल लोकहित के आधार पर ठीक माना जा सकता है। ये किसमें कहा? मधुलिमय केस। आपसे खूब पूछा जाता प्री में कि मधुलिमय केस, मधुलिमय बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए हैं। आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब वो ठीक है उनकी मृत्यु हो गई, तो स्वर्गवासी हो गए। तो मधुलिमय केस धारा 144 और वर्तमान में धारा 163 इससे संबंधित है। और जो सबसे लेटेस्ट है वो रामलीला मैदान का जो केस है वो भी धारा 144 या वर्तमान में धारा 163 इसी से संबंधित है।
इसमें कहा है उन्होंने कि ये व्यक्ति को उसके अधिकारों के एंजॉयमेंट से रोकने का मामला है। इसमें आपको प्रक्रिया का कठोरता से अनुपालन करना होगा, और चूंकि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, इसका रिवीजन हो सकता है, पुनरीक्षण न्यायालय तय करेगा कि आपने धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का सम्यक उपयोग किया है या आपने धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग किया है। तो इसके लिए आप अपने विश्वास के कारणों को खोलेंगे। क्यों है आपको ऐसा विश्वास कि अमुक व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण अधिकारों के एंजॉयमेंट से रोकने से ही बलवे या दंगे का निवारण होगा, या जो भी स्थितियां हैं इस आदेश को जारी करने के लिए, ठीक है, वे संतुष्ट हो गई। आप एक पक्षी तौर पर कर सकते हैं। अच्छा चलो, आपने यह तय किया कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस आदेश का दिया जाना प्रस्थापित है उसे सुनकर हम करेंगे। भाई ये भी तो कर सकते हैं। तो फिर उस आदेश की तामील उस व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए जिसके विरुद्ध उसका किया जाना प्रस्थापित है। तो फिर आदेश, इस आदेश की, ठीक है ना, जो किया जाना प्रस्थापित है, ठीक है, इसकी तामील संबंधित व्यक्ति पर कैसे होगी, ये भी तो समस्या है। इसके लिए भी तो प्रक्रिया बनानी होगी। तो वो कहता धारा 134 में जो रीति, जो पूर्व की धारा 134 है, और अब कितनी हो गई, 34 44 9 53, जो धारा 153 में उपबंधित रीति है, उसके माध्यम से इस आदेश की तामील होगी। और वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है यथासाध्य समनों की तामील के लिए जो रीति उपबंधित है उससे इस आदेश की तामील कराई जाएगी। यथासाध्य यानी जरूरी नहीं है, वैसे ही होगी, जहां तक संभव हो वहां तक कराई जाएगी। और अगर आप एक पार्टी भी कर देते हैं तो जो पीड़ित पक्षकार है, वो उस मजिस्ट्रेट जिसने वो आदेश दिया है उसके पास भी अपनी ग्राइवेंसेस, अपनी शिकायत रख सकता है, और वो मजिस्ट्रेट जिसका अधीनस्थ है उसके पास भी अपने ग्राइवेंसेस रख सकता है। और अगर उसने अपने ग्राइवेंसेस उसके समक्ष रखे और इस मजिस्ट्रेट ने उसके ग्राइवेंसेस को, ठीक है, उचित पाया, तो वो उस आदेश को उस व्यक्ति के विरुद्ध रद्द भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस मजिस्ट्रेट के पास गया ही नहीं और सीधे उसने रिविजनल कोर्ट, और आपको मालूम है रिविजनल, ठीक है, जिन्होंने पहले सीआरपीसीएम से पढ़ी उन्हें मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मालूम हो जाना चाहिए, जब वहां पहुंचेंगे तब देख लेंगे कि रिवीजन की ताकतें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को हैं, और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की रिविजनल पावर सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के पास गए बिना जिसने वो आदेश पारित किया, या उसके बॉस यानी वो जिसका अधीनस्थ है उसके पास गए बिना सीधे रिवीजन फाइल कर दे, तो क्या रिवीजन खारिज किया जा सकता है इस आधार पर कि अल्टरनेटिव रेमेडी उपलब्ध है, आप पहले वहां जाएं? नहीं, खारिज नहीं किया जा सकता। रिवीजनल जो पावर है वो चूंकि सेक्शन से ही मिल रही है, इसलिए ये विवश नहीं किया जा सकता। ये दो अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो जिसका चाहे चुनाव करे। और नॉर्मली जो वैयक्तिक अनुभव है वो यही है कि उनके पास जाने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जानते ही थे, जैसे हम ही को जाना था तो उनके पास जाते तो क्या करते, वो तो खुद ही कॉलेज प्रशासन से मिलकर स्टूडेंटों के विरुद्ध धारा 144 लगाए थे। अगर उनके पास जाते तो समय की बर्बादी ही थी, इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। इससे सीधे
हम रिविजनल कोर्ट के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किए और इसका पूरा हक आपको मिला हुआ है। तो धारा 144 या वर्तमान में धारा 163, इसके अंतर्गत व्यक्ति के विरुद्ध भी आदेश हो सकता है, व्यक्तियों के विरुद्ध भी हो सकता है, एक पक्षीय रूप से भी हो सकता है और व्यक्ति को सुनकर भी हो सकता है। और कब हो सकता है? जबकि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो कि विधिपूर्वक नियोजित व्यक्ति है, मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा, लोक प्रशांति, इसको मौजूद खतरे का निवारण करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को या किसी व्यक्ति को कोई विशेष काम न करने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है, या उसे यह आदेश दिया जाना न्याय संगत है कि वो अपने स्वामित्व की या अपने नियंत्रण की किसी संपत्ति की विशेष व्यवस्था करे, या उसे यह लगता है कि बलवे या दंगे का निवारण करने के लिए जरूरी है तो भी दे देगा, और या अगर उसका यह विश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो भी दे देगा। दोनों स्थितियों में वो इस प्रकार का आदेश दे सकता है। और अगर देता है तो संबंधित व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा या अपने कब्जे की संपत्ति की उस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिस प्रकार की मजिस्ट्रेट ने अपेक्षित की है। और अगर नहीं करेगा तो वो विधि द्वारा प्रख्यापित आदेश, लोक सेवक द्वारा विधि पूर्वक जिस आदेश को प्रख्यापित किया गया है उसकी अवज्ञा का परिणाम भुगतेगा। धारा 188 या जो वर्तमान में धारा 223 भारतीय न्याय संहिता है उसमें वर्णित परिणाम इसका, ठीक है, इसको भुगतने के लिए बाध्य होगा। और अगर यह आदेश गलत है और आप चाहते हैं इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो तो आप रिवीजन ये फाइल कर सकते हैं और ये आदेश एक बार दे दिए जाने पर अधिकतम 60 दिन तक प्रवृत्त रह सकता है। अब समय बढ़ गया हो, हम नहीं कह सकते पहले ये 60 दिन तक था, अब अगर बढ़ा दिया हो, अभी हमने सेक्शन को रीड आउट नहीं किया है बीएनएसएस में, ठीक है ना, इसलिए हम अभी आप इसे सब्जेक्ट टू रीडिंग ऑफ बीएनएसएस समझ लें। पहले ये 60 दिन तक दिया जा सकता था और स्टेट गवर्नमेंट पहले इसे शायद 90 दिन तक यानी 3 महीने तक बढ़ा सकती थी, या हो सकता है 6 महीने तक बढ़ा सकती हो, एकदम हमें याद नहीं पड़ रहा है। तो वो बेर की बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर इससे ज्यादा दिन है तो ये स्वयं समाप्त मान लिया जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लगाने की ताकत है ही नहीं। आप इसको रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप उच्च न्यायालय के समक्ष या सत्र न्यायालय के समक्ष रिवीजन फाइल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर धारा 144 पूर्व की और वर्तमान की धारा 163 इसकी अवधि को बढ़ाया है तो इस बढ़ाने के आदेश की, ठीक है, न्यायिक समीक्षा पुनरीक्षण के माध्यम से हो सकती है या नहीं, इस पर अभी व्यू क्लियर नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है ना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। ये धारा 144 है, सेक्शन हम लोग कल रीड आउट कर लेंगे और कल सेक्शन रीड आउट करके इसे खत्म कर लेंगे। और उसके बाद भूमि, ये जल की सीमाओं से संबंधित विवाद, जिसे पूर्व में धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत के विवाद कहते थे, वो शेष बचा। और जो आपके सुखाधिकारों से संबंधित विवाद हैं जो पहले धारा 147 में आते थे वो बचे शेष, और फिर पुलिस का निवारक काम। इतना प्रिवेंटिव एक्शंस में अभी बचा हुआ है, वो खत्म होते ही फिर हम लोग आपका एफआईआर इस पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते हम लोग अगले हफ्ते में एफआईआर की बात करेंगे, अगर भगवान जी चाहेंगे तो।